वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम 12वीं कक्षा के बारे में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका प्रथम जो चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे और आगे के टॉपिक अभी चल रहे हैं। तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कूलाम नियम के बारे में। विद्यार्थियों, कूलाम नियम कहता है कि जो कोई दो आवेश है वो पहली बात तो स्थिर होने चाहिए, और दूसरी बात उनके मध्य जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकृति का बल हो सकता है, वो जो बल कार्य करेगा वो बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा, समानुपाती होगा, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन आर से निर्देशित करते हैं। परावैद्युतांक को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। विद्यार्थियों, परावैद्युतांक क्या होता है कि अगर हम किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल ज्ञात करते हैं, उन्हीं आवेशों के मध्य अगर हम माध्यम में बल ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। इसके साथ ही जो कूलाम का नियम होता है उसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। तो इन चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम चलने वाले हैं कूलाम के सदिश निरूपण की ओर, जिसमें हम कूलाम का सदिश निरूपण करेंगे, साथ ही कूलाम नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं, फिर चलते हैं हम क्लास की ओर। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है विद्यार्थियों। सपनों के लिए तो आपको बिना मेहनत की नींद लेनी है। सिर्फ सपने तो बड़े आसानी से लिए जा सकते हैं। आप अगर बिना मेहनत की नींद ले रहे हो तो आपको सपने बहुत अच्छे अच्छे आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य के लिए आपको बिना नींद वाली मेहनत करनी होगी। विद्यार्थियों, ये जो शब्द है अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। बिना नींद वाली मेहनत करनी होगी। तो हम चाहते हैं कि आप इस दूसरी लाइन को चरितार्थ करें और बिना नींद वाली मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त करें। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज हमें अध्ययन करना है कूलाम नियम क्या सदिश निरूपण के रूप में। जो कूलाम का नियम है आपका, उसका सदिश निरूपण हम पढ़ते हैं। तो मैं टॉपिक लिख देता हूं आपका, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। देखिए विद्यार्थियों, बल सदिश राशि और जो आवेश हमने पढ़ा था जिनके मध्य में बल कार्य करता है, ये आवेश भी क्या करते हैं कि एक दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। तो ये कौन सी दिशा में आकर्षित कर रहे हैं, कौन सी दिशा में प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। परिमाण क्या रहेगा हम कूलाम के बल के नियम से निकाल सकते हैं। कूलाम का जो नियम है उसमें हमें बल का फॉर्मूला दिया था, F बराबर होता है के Q1 Q2। Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, अपॉन में R स्क्वायर। R उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। के यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम शुरू करते हैं। आज हमारे पास है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। विद्यार्थियों, इसमें हम दो आवेश लेकर चलते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हम दो आवेश लेंगे उनको हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र में रखेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि हम तीन अक्ष लेके चलते थे, एक्स, वाई और जेड। वो कार्तीय निर्देशांक में आते हैं, उसको बीच में कहीं ना कहीं 3D में रख के चलेंगे और फिर मूल बिंदु से उनकी स्थितियां देखेंगे, दूरियां देखेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर दो आवेश रखे हैं, एक Q1 है जबकि दूसरा आवेश Q2 है, और जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से, ये हमारा मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को विद्यार्थियों हम नाम दे देते हैं O। ये हमारा मूल बिंदु है और इसको नाम दे दिया हमने O। ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से विद्यार्थियों इस Q1 की जो दूरी है, मूल बिंदु से
Q1 की जो दूरी है उसको हम R1 मान लेते हैं, और जो इसकी स्थिति सदिश जिसको हम कहेंगे स्थिति सदिश उसको हम कह सकते हैं R1 सदिश। तो यहां पर हमारा आ जाएगा ये R1 सदिश। ये R1 जो सदिश है उसकी दिशा कुछ ऐसी है, ये जो आपका मूल बिंदु O है O से Q1 की ओर दिशा होगी, वहीं जो मूल बिंदु O है O से Q2 का जो स्थिति सदिश है यहां पर उसकी दिशा भी ऐसे होगी, और उसको हम मान लेते हैं R2 सदिश। ये दिशा होगी उसकी इस तरीके से, और उसको हमने मान लिया R2 सदिश। तो विद्यार्थियों अब ये जो आवेश है Q1 और Q2 ये अब एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। उन बलों का परिमाण क्या होगा, दिशा कौन सी होगी, उनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कि जो हमारा R1 सदिश है, ये R1 सदिश है Q1 का, Q1 आवेश Q1 का स्थिति सदिश। देखिए मैंने Q1 लिखा तो ये आवेश ही है, आवेश Q1 का स्थिति सदिश। और फिर जो हमारा R2 सदिश मैंने लिखा है वो है आवेश Q2 का, आवेश Q2 का स्थिति सदिश, आवेश Q2 का स्थिति सदिश। अब देखिए विद्यार्थियों ये जो आवेश है दोनों, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। बल आरोपित करेंगे तो जो Q1 है वो Q2 पर कौन सी दिशा में बल आरोपित कर रहा है, और जो Q2 है वो Q1 पर कौन सी दिशा में बल आरोपित कर रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो मैं पेन अलग करता हूं ताकि आप आसानी से देखो। जो Q1 है पहले हम देखते हैं, जो Q1 आवेश है वो Q1 आवेश Q2 पर बल आरोपित करेगा तो उसकी दिशा ये वाली होगी, और यहां पर जो इनके मध्य की दूरी है उसको हम R21 लिख देते हैं, R21 सदिश हो जाएगा क्योंकि दिशा भी साथ में दे रखा है। और इस Q1 के कारण ये Q2 जो है वो इस दिशा में प्रतिकर्षित होगा, और यहां पर मैं लिख देता हूं F21 सदिश। F21 का मतलब है Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 पर बल किसके कारण, Q1 के कारण। तो मैं यहां दोनों ही चीजें पुट कर देता हूं। पहला तो मैंने लिखा है R21 सदिश। विद्यार्थियों R21 सदिश तो है Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश। और यहां मैंने लिखा है F21 सदिश, तो F21 हो जाएगा आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर बल, आवेश Q2 पर बल। तो ये चीजें जो मैंने लिखी आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए मूल बिंदु से Q1 की स्थिति सदिश R1, मूल बिंदु से Q2 की स्थिति सदिश R2, Q1 से Q2 की स्थिति सदिश R21, और Q1 के कारण Q2 पर बल F21, F2 जो मैंने पहले लिखा है उस पर तो बल लगाया जा रहा है, और जो दोबारा लिखा है दूसरा, पहले 2 लिखा है इस पर तो बल लगाया जा रहा है, और जो दोबारा लिखा है दूसरा वो है 1, इसका मतलब है कि इसके द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये चीज क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अब मैं आगे की ओर चलता हूं। अब देखिए विद्यार्थियों आपने 11th क्लास में एक त्रिभुज नियम पढ़ा होगा। त्रिभुज नियम हमें ये कहता है कि मान लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपका, मान लो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ऐसे सदिश एक A सदिश, और यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं PQR त्रिभुज, और दूसरा सदिश है B सदिश जिसकी दिशा ये है, और तीसरा सदिश है C सदिश जिसकी दिशा ये वाली। तो ये कहता है कि जो स्थिति सदिश है त्रिभुज की सभी भुजाओं की, उन सभी भुजाओं की स्थिति सदिशों का कुल योग 0 होना चाहिए, और योग हम करेंगे तब एक समान दिशा में चलने वाले स्थिति सदिशों को तो धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा में चलने वाले स्थिति सदिशों को ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं जब P से Q की ओर चलता हूं तो दिशा यही है और मुझे इधर ही चलना है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूं, A सदिश। फिर देखिए Q से R की ओर चलता हूं तो दिशा यही है, और इसका स्थिति सदिश कौन है, B सदिश। अब सेम ही दिशा है तो मैं प्लस ले लेता हूं। फिर देखिए मैं R से C की ओर चलता हूं तो C सदिश, लेकिन यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आएगा विद्यार्थियों, क्योंकि
P से R की ओर दिशा है, जबकि मैं R से P की ओर चल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां से चलना प्रारंभ किया था। ऐसे घूमकर फिर मुझे वापस कहां आना है? P पर ही तो आना है, और P पर आने के लिए मुझे विपरीत दिशा में आना पड़ेगा। तो इसको मैं माइनस लूंगा, बराबर में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 0। ये त्रिभुज नियम है, सभी स्थिति सदिशों का कुल योग 0 होना चाहिए। इसको हम दूसरी भाषा से भी लिख सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के भुजाओं के स्थिति सदिश लेते हैं तो एक दिशा में चलने वाले स्थिति सदिशों का योग दूसरी दिशा में चलने वाले स्थिति सदिशों के बराबर होंगे। तो एक दिशा में देखो, एक तो हमारा ए सदिश है, वो एक ही दिशा में जा रहा है, प्लस दूसरा बी सदिश है, वो भी इसी दिशा में जा रहा है, लेकिन ये जो सी सदिश है ये विपरीत दिशा में जा रहा है विद्यार्थियों। तो अब इस सी सदिश को मैं इसके बराबर ले लूंगा। इसको भी आप सोल्व करोगे तो यही मिलेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर सी सदिश। देखिए बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है और तरीके ही निर्भर करते हैं। तो हमें ये चीज यहां काम लेनी है। अब देखिए इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं। देखो अब मैं यहां पर आपका त्रिभुज नियम यहां लगाता, तो मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज नियम से। देखिए त्रिभुज नियम से क्या देखते हैं, देखिए बच्चों अगर मैं मूल बिंदु O से Q1 की ओर चलूंगा तो दिशा सेम है, इसका मतलब ये R1 सदिश हो गया। तो बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं R1 सदिश। फिर मैं Q1 से Q2 की ओर चल रहा हूं तो भी उसी दिशा में चल रहा हूं जिस दिशा में मुझे ये चलने के लिए कह रहा है, तो मैंने ये लिख दिया R21 सदिश। अब मैं Q2 से वापस कहां जाऊंगा? मूल बिंदु के लिए, रास्ता इधर ही है और तो रास्ता ही नहीं है। तो Q2 से मूल बिंदु की ओर जाऊंगा तो ये तो कह रहा है कि आपको इधर चलना है। अब इधर तो मैं जाऊंगा जहां ये पहुंचना चाहता है वहां पर तो मैं पहले से हूं, तो अब मुझे इसकी कहने की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, और विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा तो उसको मुझे इसके बराबर रखना पड़ेगा R2 सदिश। त्रिभुज नियम से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों यहां से मैं R21 सदिश का मान निकालता हूं तो वो हो जाएगा आपका R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इसको आप ध्यान में रखना, ये हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो हमने अभी इस R21 सदिश के बारे में जान लिया, कैसे होता है क्या होता है। अब हमें जानना है कि ये जो बल है वो बल कैसे कार्य कर रहा है। चलिए अब हम बल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों कूलॉम नियम से कौन सा नियम काम आएगा? कूलॉम नियम से। और कूलॉम नियम कहता है कि जो बल का मान है F21 वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के कारण बल है, Q2 पर बल है। देखो यहां पर भी आगे सबने Q1 और Q2 ही ले रखे हैं तो वो Q1 और Q2 रख दिए। अगर मान लो यहां पर हमारे पास आगे Q2 और Q3 होते तो हम यहां लिख देते Q2 और Q3, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इनके मध्य की दूरी R, लेकिन यहां हमने विद्यार्थियों मध्य की दूरी को R21 से लिख रखा है, तो मैं यहां लिख देता हूं R21 का स्क्वायर। ये तो मैंने इसका परिमाण लिख दिया और ये कर दिया मैंने इसका सदिश, सदिश कर दिया। तो यहां मैं लगा देता हूं R21 की केप। ये जो विद्यार्थियों R21 की केप है, ये R21 की केप है विद्यार्थियों एकांक सदिश, इसको कहा जाता है एकांक सदिश। और आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो एकांक सदिश है इसका विद्यार्थियों मान होता है R21 का सदिश अपोन में R21 सदिश का परिमाण। ऐसे लिखते थे हम, सदिश अपोन में सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण ऐसे लिखते हैं। और ये जो परिमाण है R21 सदिश का परिमाण जो है उसको हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों R21 और ऊपर रह जाएगा आपका R21 सदिश।
देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये R21 केप हमने लगाया, एकांक सदिश ले लिया क्योंकि हम बल को सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर R21 केप जो होता है जिसको हम एकांक सदिश कहते हैं, इसको हम सदिश अपोन में सदिश का परिमाण लिख सकते हैं। और हमने लिख दिया R21 सदिश अपोन में, ये तो सदिश है, इसका कर दिया हमने परिमाण। और इस परिमाण को हम ऐसे लिख सकते हैं R21। अगर सदिश का परिमाण है तो उसको हम सदिश और परिमाण दोनों को मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं R21। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके। मैं बल का फाइनल मान लिखने जा रहा हूं। अब हमारे पास जो बल है F21 सदिश, ये हो जाएगा विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मान था वैसा रख दिया हमने। यहां आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपोन में R21 स्क्वायर और गुणा में देखो R केप 21 का जो मान है वो हम लिख सकते हैं R21 सदिश अपोन में R21। देखिए विद्यार्थियों इसका जो मान है वो हो जाएगा F21 सदिश बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां हो गया आपका Q1, यहां हो गया Q2 अपोन में R21 स्क्वायर और एक और गुणा में है R21, तो क्या हो जाएगा क्यूब। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, यहां हो जाएगा क्यूब। और R21 सदिश जो है मैं उसको वहीं रख देता हूं, R21 सदिश। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसको हम दे देते हैं नाम समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 है और यही है मान Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल का मान। यही जो मान है वो किसका है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल का मान। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है और उसका मान कितना है, दिशा कौन सी है। तो मैं थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखें। ये थोड़ा धीरे धीरे कार्य करता है। चलिए, अब मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। अब हम चलते हैं परसेंटेज आए में, थोड़ा क्लियर होंगे तब आगे चलेगा ये। तो अब इसको पहले बाउंड्री कर देता हूं। ये तो हमने पिछले पेज में जो पढ़ लिया है वो। अब हम विद्यार्थियों चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो मैं दूसरा डायग्राम बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं इसी के अंदर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, अब हम निकालेंगे यहां पर Q2 के कारण Q1 पर बल। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो Q2 है, Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा उसकी दिशा होगी विद्यार्थियों ऐसे। ये देखो मेरा पेन अलग कलर का चल रहा है, ये दिशा होगी। और अब की बार बल, जैसे हमने F21 लिखा ना 2 पर 1 के कारण बल, वैसे हम लिखेंगे 1 पर 2 के कारण बल। तो विद्यार्थियों मैं यहां पर इसको लिख देता हूं F12 सदिश। ये जो बल का मान है वो तो हो जाएगा F12, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। और इसका जो स्थिति सदिश है विद्यार्थियों वो भी चेंज हो जाएगा। अब की बार जो स्थिति सदिश है वो हो जाएगा आपका R12 सदिश और इसकी दिशा ये हो जाएगी। इसकी दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो ये जो R12 है इसके बारे में आपको पता है, ये है Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। मैं यहां लिख देता हूं, इस चीज को भी क्यों छोड़ें, R12 सदिश। तो R12 क्या आपका आवेश
Q2 का स्थिति सदिश। चलिए मैं उसी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, तो ऊपर मैंने लिखी है उसी लैंग्वेज में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये लिख देता हूँ Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। अब की बार जस्ट अपोजिट हो गया स्थिति। और जो हमने लिखा यहाँ पर F12 सदिश, F12 सदिश, ये विद्यार्थियों F12 सदिश है आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। तो मैं इसको लिख देता हूं आपके आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी थी, ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब हम मान निकालेंगे इसका F12 का साथ ही R12 का स्थिति सदिश, जैसे हमने पिछली क्लास में निकाला था। तो ये तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसमें मैं आपके नियम लगा देता हूं। कौन सा? त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है वो अभी हमने देखा था, वही त्रिभुज नियम हमें यहां लिखाना है। तो मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से। ये जो विद्यार्थियों त्रिभुज नियम है, अब देखिए इसके अंदर अब मैं चलूंगा मूल बिंदु से R2 पर, यहां फिर दिशा इसकी ऐसी है, ये जो बाहर वाला पेन दिख रहा है ना आपको गेरुआ कलर का, उस पेन की ओर दिशा है R12 की। तो फिर यहां से R2 से फिर R12 और फिर ये विपरीत दिशा में आ जाएगा। R1 जो है आपकी बार क्या आ जाएगा? विपरीत दिशा में। पिछली बार R2 विपरीत दिशा में था, अब R1 विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, आपको ये चीज समझ में आई हुई है ऑलरेडी। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस नियम से R2 सदिश प्लस R12 सदिश, और ये बराबर हो जाएगा किसके? R1 के। तो यहां से मैं इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूं, देखो R12 सदिश बराबर R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ये मेरे पास एक समीकरण आ गई, इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3। ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूं। अब हमें F12 का मान निकालना है, ताकि हमें पेज ना पलटना पड़े, और पेज नहीं पलटने के कारण हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बहुत ये जब तक परसेंटेज चलते हैं ये वाले, तब तक ये आगे काम नहीं करता है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हमें निकालना है Q1 पर Q2 के कारण बल। तो ये हो जाएगा आपके पास F1 पर 2 के कारण बल F12, यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हमारे Q1 और Q2 ही हैं, तो Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, एक ही बात है। देखिए दोस्तों, दोनों के मध्य की दूरी R, जब हम इस तरफ ले रहे थे तो 2 1 सदिश आ रहा था, अब उधर चल रहे हैं तो R12 आ जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि दोनों की स्थितियां समान हैं, इसका स्क्वायर लिख देता हूं, और दोनों के परिमाण भी समान है, क्योंकि Q1 और Q2 अपनी जगह पर स्थिर है। तो आप Q1 से Q2 पर जाओ या Q2 से Q1 पर जाओ, परिमाण समान रहेगा। फिर ये सदिश है, तो मैं इसको लिख देता हूं R12 का केप। और हम जानते हैं विद्यार्थियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था कि जो केप है ये एकांक सदिश होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R12 सदिश अपोन में R12। तो मैं इसको पुट कर देता हूं यहां पर F12 सदिश बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। देखो ये 12 यहां रखेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब, और यहां आ जाएगा R12 का सदिश। ये है विद्यार्थियों बल का मान, जो बल आपका Q1 पर आरोपित हो रहा है Q2 के कारण। और इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3 नहीं है, ये 4 नंबर होगी विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 4।
यहां तक मेरे ख्याल से कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, ये तो हमने बल निकाल लिए कि जो Q1 पर Q2 के कारण बल लगता है, कितना लगता है, और Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लग रहा है, ये चीजें हमने निकाल। अब हमें निकालना है कि इन दोनों बलों में क्या संबंध है, इनका जो परिमाण है उसमें क्या संबंध है। तो विद्यार्थी में पहले समीकरण आपकी एक, ये वाली समीकरण, और समीकरण 3 से कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए समीकरण 1 व 3 से इन दोनों से देखते हैं। देखो एक जो है वो है आपकी R21 बराबर R2 माइनस R2 सदिश माइनस R1, और जो आपकी समीकरण 3 है वो है विद्यार्थियों R12 सदिश बराबर R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो अगर इस सेकंड वाली समीकरण में, जो तीसरी समीकरण है, उसमें से मैं माइनस बाहर ले लेता हूं या फिर मैं दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देता हूं, तो ये जो समीकरण है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी R12 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। देखिए ये जो समीकरण है R2 माइनस R1 सदिश, और ये जो समीकरण है पहली वाली R2 माइनस R1 सदिश, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि जो आपका R21 सदिश है वो बराबर है माइनस R12 सदिश के। R21 जो सदिश है आपका वो बराबर है किसके, माइनस R12 सदिश के। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो हम डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं कि दोनों का परिमाण समान है, दिशाएं अलग अलग है। तो यहाँ पर जब हम सदिश ले रहे हैं तो ये माइनस का जो चिन्ह आ रहा है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, वो हमें यही बता रहा है कि इसकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा है। तो ये विपरीत दिशा को बता रहा है। हालांकि इन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर है। अगर मैं इसको परिमाण के रूप में लिखूं तो इनका जो परिमाण है वो परिमाण विद्यार्थियों R12 बराबर होगा R21। R12 जो परिमाण है वो बराबर हो जाएगा किसके, R2। अब देखिए विद्यार्थी, हम आगे की ओर चलते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कि मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, और अब मैं आगे की ओर चलता हूं थोड़ा सा। देखिए परिमाण दोनों के बराबर हो गया, दिशा दोनों की विपरीत हो गई, तो अब हम इसमें संबंध स्थापित कर देते हैं। देखिए क्या संबंध स्थापित होते हैं। अब देखिए समीकरण, कोई भी समीकरण आप ले सकते हो। आप चाहो तो समीकरण 2 ले सकते हो जिसमें हमने F21 का मान निकाला, और आप चाहो तो समीकरण 4 ले सकते हो जिसमें हमने F12 का मान निकाला। दोनों में से कोई समीकरण ले सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 से, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर छोटे हो गए होंगे, आपको नहीं दिख रहे हैं, आप अपनी कॉपी से देख लीजिए। मैं तो ये पेज नहीं बदलना चाहता, इसलिए इनको थोड़े छोटे करके लिख रहा हूँ। पेज बदलेंगे तो वैसे भी ये दिखाई नहीं देंगे। तो अब हम समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 जो हमारा था वो मान था F21 सदिश बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और यहां था हमारा R21 का सदिश। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो R21 है, इस R21 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस R12 लिख सकते हैं। और हमने एक चीज ये भी देख ली कि जो ये R12 है वो और R21 दोनों परिमाण में समान है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखो R12 की जगह R12 और R21 दोनों परिमाण में बराबर है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो आपका R21 सदिश है वो बराबर होता है माइनस R12 सदिश के, तो ये भी पुट कर सकते हैं। अब मैं इस समीकरण में पुट कर देता हूं, तो देखो F21 सदिश बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ तो Q1 Q2 ही रहना है। ये जो R21 है ये बराबर होता है R12 के, तो मैं यहां लिख सकता हूं R12 का क्यूब। और R21 जो सदिश है वो बराबर होता है, R21 सदिश बराबर होता है माइनस R12 के बराबर, माइनस R12 के बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस R12 सदिश। अब ये जो माइनस चिन्ह है इसको हम बाहर ले आते हैं, गुणा में है तो इसको बाहर ले आएंगे तो देखो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा हमारे पास, F21 सदिश बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 सदिश। अब देखो ये जो मान है समीकरण 4 से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 सदिश, ये मान है F12 सदिश के बराबर। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं, आपका F21 सदिश जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस F12 सदिश के। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में हमेशा बराबर होता है, और ये जो बल लग रहा है वो बल विपरीत दिशा में है। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है विद्यार्थियों, ये ऋणात्मक चिन्ह आपको बता रहा है, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो आपको ये बता रहा है कि ये जो बल है उसकी दिशा विपरीत है। दिशा जो है वो कैसी है विद्यार्थियों, दिशा विपरीत है। ये आपका जो ऋणात्मक चिन्ह है वो बता रहा है। F21 और F12 एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, लेकिन परिमाण में दोनों ही कैसे हैं, बराबर है। अब देखो विद्यार्थियों, अगर इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है तो भी ये विपरीत दिशा में होंगे, क्योंकि मान लो ये हमारा Q1 है और मान लेते हैं ये हमारा Q2 है। अगर इनमें आकर्षण बल लग रहा है तो इनकी दिशाएं ऐसे होगी, तो देखो ये दिशाएं ऐसे होगी तो आकर्षण बल के वक्त भी दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत है। और अगर मान लो अगर इन दोनों के मध्य विपरीत प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, यानी ये हमारा Q1 है और ये हमारा मान लेते हैं Q2, प्रतिकर्षण होगा तो इस पर दिशा ऐसे होगी, इस पर दिशा ऐसे होगी, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो भी देखो दोनों की दिशाएं कैसी होगी विद्यार्थियों, विपरीत हो गई, यानी दोनों ही स्थितियों में दोनों बलों के मध्य विपरीत दिशाओं में बल कार्य करेगा, परिमाण में समान बल कार्य करेगा। मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, पहले चैप्टर में कूलॉम के नियम पर आधारित है। आपसे पूछा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलॉम और 3 × 10⁻⁷ कूलॉम आवेश हैं। इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उस बल का परिकलन हमें करना है। तो आइए इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले तो जो चीजें हमें दे रखी है वो लिख देते हैं, बहुत इजी हो जाता है सोल्व करने में। तो पहले तो मैं ये लिखता हूं कि दिया हुआ क्या है। तो दिया है, देखो आपको Q1 का मान दे रखा है, आवेश Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलॉम। फिर हमें दे रखा है Q2, ये दे रखा है 3 × 10⁻⁷, और उन दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात जो आप न्यूमेरिकल करते हो तो ध्यान में रखने वाली वो है कि ये जो इकाइयां होती है इनकी, वो इकाइयां एक ही मात्रक पद्धति में होनी चाहिए। अगर आप सीजीएस में ले रहे हो तो सीजीएस में, एमकेएस में ले रहे हो तो एमकेएस में, या ऐसा ही एक ही मात्रक पद्धति में होगी तभी आपकी कैलकुलेशन सही होगी। ये नहीं कि कुछ आप सीजीएस की इकाइयां रख दी, कुछ में हमने एमकेएस की रख दी, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लगभग सारी की सारी जो इकाइयां हैं एसआई मात्रक में लेके चलनी है, एमकेएस मात्रक में लेके चलनी है। तो हम इस सेंटीमीटर को, देखो कूलॉम तो कोई दिक्कत नहीं है, एसआई मात्रक ही होता है आवेश का। ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको हम सेंटीमीटर, ये सीजीएस में दूरी का मात्रक होता है, हमें इसको एमकेएस या जिसको हम एसआई कहते हैं एसआई मात्रक में बदलना है।
तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हमें ये बात कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, हम उसकी ओर गौर करते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके पास दो आवेश हैं, ये हमारे पास दो आवेश हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों, ये दो गोले हैं छोटे आवेशित, ये Q1 है और ये वाला Q2 है, वायु में रखे हुए हैं। दोनों के मध्य का जो दूरी है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर, जिसको मैं यहां पुट कर देता हूं 0.3 मीटर। ये दूरी है इन दोनों के मध्य की। और जो Q1 है उसका आपको मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और जो Q2 है उसका आपको मान दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के मध्य, सीधी सी बात है, दो आवेश पड़े हैं तो दोनों के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा, उस बल का आप परिकलन कीजिए, उस बल को आप ज्ञात कीजिए, वो हमें निकालना है। तो हम इस बल को कौन से नियम से निकाल सकते हैं विद्यार्थी? आप सब जानते होंगे कि इस बल का आंकलन हम कूलॉम के नियम से कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कूलॉम नियम से, कूलॉम नियम से। और कूलॉम नियम कहता है कि जो बल है वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो बल है वो बल हो जाएगा F बराबर, ये जो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये तो K का मान है, और K का मान हम जानते हैं कितना होता है विद्यार्थियों, 9 गुणा 10 की घात 9, यही होता है। अब गुणा में Q1, देखो ये तो हमने मान रख दिया किसका, K का, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, और K का मान मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है विद्यार्थी। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम Q1 का मान रखते हैं। Q1 हमारे पास दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और Q1 ये वाला, और ये Q2 दूसरा आवेश, वो दे रखा है हमें 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम अपॉन में R स्क्वायर, दोनों के मध्य की दूरी। तो दूरी हमने इसको SI मात्रक में बदल दिया है, वो हो जाएगी हमारी 0.3 का स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए बल F बराबर हो जाएगा, इसको अब हम सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 2 18, और 18 गुणा 3 54, ये तो हो गया आपका 54, गुणा में ये हो जाएगा 10 की घात 9 और 10 की घात -7 और 10 की घात -7, -7 और -7 दोनों घातें समान हैं, तो ये तो जुड़ जाएगी क्योंकि इनके जो आधार है वो समान है, और गुणा में तो -14 हो गए, और -14 और +9 है, तो यहां बचेगा आपके पास 10 की घात -5, और अपॉन में 0.3 × 0.3 है, तो इसको सोल्व करेंगे दिया आएगा आपके पास 0.09 स्क्वायर है, तो दो बार गुणा करना पड़ेगा, तो 0.09। विद्यार्थियों इसको हम लिख सकते हैं 54 गुणा 10 की घात -5 अपॉन में 9 गुणा 10 की घात -2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये 9 से ये 54 कट जाएगा आपका 6 बार, तो यहां पे लिख देता हूं F बराबर, और ये जो माइनस के 2 है ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, इतना तो आप जानते हैं, ये तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो ये मत उम्मीद करना कि इनको कैसे जोड़ दिया, कैसे इसको घटा दिया, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए, इन पे आपको खुद को होमवर्क करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो कैसे हुआ है उसके बाद, क्योंकि हर एक जगह ये काम में आनी है, तो आप इस पर होमवर्क करोगे कैसे हुआ है ये चीज। कोई माइनस के हैं तो ये तो आपने गणित में पढ़ा होगा कि आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है गुणा में होने पर, और गुणा में जुड़ रही है तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो माइनस और प्लस है उनको जोड़ेंगे तो जो बड़ी है वो माइनस में, और अगर प्लस में है तो वो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका 6 गुणा, ये ऊपर जाएगी, अब देखो ये जो घात है वो ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है, और प्लस में हो जाएगी तो 10 की घात तो 2 प्लस के रहेंगे, और 10 की घात -5 रहेंगे, तो फिर इनको जोड़ेंगे तो -5 और +2 में से -5 बड़े हैं,
तो घात आपकी आ जाएगी 10 की घात -3। बड़े हैं तो कितने बड़े हैं, -3 के बराबर। तो जो बल है उसका मान आ गया 6 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन। तो विद्यार्थियों ये जो आपका क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपके दो आवेश थे Q1 और Q2, इन दोनों Q1 और Q2 के मध्य जो बल कार्य करेगा उस बल का मान है विद्यार्थियों 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहु आवेशों के कारण जो बल लगता है उसका मान, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्यारोपण का एक सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही उस टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।